पुत्री थी, तुम्हारी बड़ी बहन, जिसकी अकारण मृत्यु ने नागराज और नागरानी को बहुत बड़ा सदमा दिया। इतना गहरा सदमा कि नागरानी 1 वर्ष तक सबकी नजरों से दूर अपने कक्ष में बंद हो गई। लेकिन 1 वर्ष बाद वो बाहर आई, तो पता है किसके साथ? किसके साथ भैया? तुम्हारे जन्म की खबर के साथ। उनको लगा कि तुम उनकी मरी हुई बेटी का पुनर्जन्म हो, और शायद ये बात एक हद तक सही है, क्योंकि तुम हूबहू शिवन्या जैसी दिखती हो। क्या सत्य में? लेकिन शिवन्या दीदी को क्या हुआ था? उनकी अचानक मृत्यु का कारण किसी को समझ में नहीं आया क्या? अकारण मृत्यु नहीं थी वो, हत्या थी, हत्या। और वो हत्या करने वाला था मैं। क्या? लेकिन तुमने जन्म लेकर मेरी सारी योजना को मिट्टी में मिला दिया, जो कि इस नागलोक पर राज करने की थी। परंतु कोई नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। जैसे शिवन्या को मारा था, वैसे ही तुम्हें भी मार दूंगा। इतना कहकर एक बार करके शिवांशी को वो बेहोश करता है और उसको लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। कुछ देर में शिवांशी को वापस ले जाने सुनैना आती है और वो उसको वहीं ना देखकर भागी भागी नाक तक आ जाती है, जहाँ नागराज और नागरानी बैठे हुए थे। उनके समक्ष जाकर सुनैना कहती है, नागराज, नागरानी, अनर्थ हो गया। राजकुमार शिवांशी का कोई पता नहीं चल रहा। अंतिम बार उनको नाग सक्षम के साथ मैंने ही छोड़ा था, लेकिन वापस जाने पर दोनों गायब थे। क्या? शिवांशी गायब है? लेकिन उसको महल से जाने की अनुमति किसने दी? मैंने, नागरानी, क्योंकि हमारी पुत्री बाहर जाना चाहती थी। आप जानते हैं मैं शिवन्या को एक बार खो चुकी हूँ, लेकिन मैं उसको दोबारा नहीं खोना चाहती। मेरी पुत्री किसी भी हालत में सही सलामत चाहिए मुझे, वरना इस बार अगर उसको कुछ हुआ तो उसकी ये माँ भी अपने प्राण त्याग देगी। आप ऐसा मत कहिए नागरानी, मैं शिवांशी को कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर नागराज पूरे नागलोक की छानबीन करवाते हैं, लेकिन शिवांशी का कुछ पता नहीं चलता। तब वो सक्षम के गुप्त महल में जाते हैं, जो नागलोक की सीमा पर बना था। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि सक्षम शिवांशी को बेड़ियों से जकड़कर उस पर डंडे से प्रहार कर रहा है। ये देखकर नागराज कहते हैं, सक्षम, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारी पुत्री को इस तरह बंदी बनाकर उसको कष्ट दे रहे हो? इसके लिए हम तुमको मृत्यु दंड देंगे। अरे अरे, मुंह बोले पिताजी, आइए आइए, लगता है आज पिता पुत्री साथ में मरेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी पहली पुत्री को भी मैंने ही मौत के घाट उतारा था। पता है क्यों? क्योंकि आपकी कोई संतान नहीं होती तो आपका ये राजपाट आपके इस धर्म पुत्र को मिलता। लेकिन आपको ये कहाँ गंवारा था? शिवन्या की मौत के बाद एक और पुत्री को जन्म दे दिया। तुम शिवांशी को छोड़ दो, ये हमारी पुत्री नहीं है, ये शिवन्या का पुनर्जन्म नहीं है। क्या मतलब? नागरानी शिवन्या की मौत के बाद सदमे में चली गई थी, तो मैंने अपनी शक्तियों से उनको एक झूठ सच दिखाया कि वो माँ बनने वाली है। गुजरते समय के साथ उनको अपने अंदर महसूस होने लगा कि हाँ वो गर्भवती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हमारी एक दासी संभावना गर्भवती थी, जिससे हमने आग्रह किया कि वो हमें अपनी संतान दे दे, और इत्तेफाक से उसने एक पुत्री को जन्म दिया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो मैंने उस पुत्री को नागरानी की गोद में दिया, तो वो सदमे से बाहर आकर खुशी से बोलने लगी कि शिवन्या का पुनर्जन्म हुआ है। क्या? इतना बड़ा झूठ? लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मौत तो होगी, शिवांशी की भी, साथ में तुम्हारी भी, मेरे मुंह बोले पिताजी। लेकिन पहले तुम्हारी इस छोटी पुत्री को तो मारूं। सक्षम जैसे ही शिवांशी को मारने पीछे मुड़ता है, तभी वो बेटियों में नहीं, बल्कि वो एक बेहद ही विशाल नागिन रूप लिए उसके समक्ष उसकी मौत बनकर खड़ी है और उसे बोलती है, नागराज ने जो कहा वो सत्य है कि मैं नागरानी की कोख से जन्मी संतान नहीं हूँ, लेकिन मैं शिवन्या का पुनर्जन्म हूँ। ये सत्य है। शिवन्या की हर याद मेरे जन्म के साथ मेरे साथ है। उसकी मौत तुमने कैसे की, ये सब याद है मुझे। मैं बस इस दिन का इंतजार कर रही थी जब तुम सामने से मेरे ऊपर प्रहार करो। क्या सच में मेरी पुत्री का पुनर्जन्म हुआ? मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, रुको अभी तुम्हें बताता हूँ। नाग सक्षम भी अपने शरीर का आकार बड़ा करके शिवांशी से युद्ध करता है, लेकिन शिवांशी की शक्तियाँ उससे कई अधिक थी, जिसके चलते वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता और उसका अंजाम उसकी मौत होता है। जिसके बाद शिवांशी नागराज से ये सत्य छुपाने के लिए कहती है और दोनों नाग महल लौट आते हैं, जहाँ नागरानी अपनी पुत्री को देखकर खुशी से उसे गले लगाती है। और ये सत्य कभी किसी के सामने नहीं आता कि शिवांशी नागरानी की कोख से जन्मी संतान थी ही नहीं।